नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमीज में दीपक सर आप सबके बीच में। अभी 2024 में ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कुछ संशोधन हुए हैं। ये संशोधन इतने महत्वपूर्ण हैं बच्चों, जिसे आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये पीएससी और व्यापम सब में आएंगे। सबसे पहले समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज में जो संशोधन हुए हैं 2024 को, उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा, इसको दो तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, दो तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पहले क्या प्रावधान थे उसको समझना पड़ेगा, मतलब पंचायती राज अधिनियम 1993 के बेसिक कंटेंट को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उसमें मूलभूत क्या परिवर्तन हुए हैं 2024 को। ठीक, इन दोनों तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस लाइन को बॉर्डर बना करके आपके सामने रखा हूं। कोशिश ये करता हूं कि शुरुआत से पृष्ठभूमि से इसकी क्लासेस को आपको मैं रिकॉल करा दूं ताकि रिवीजन हो जाए। और जो ओबीसी को 50% तक का आरक्षण देने की बात आया है पंचायत चुनाव में, उसको आपको कोशिश करूंगा समझाने के भी मैं प्रयास करता हूं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पंचायती राज संस्था के गठन के लिए तरह तरह की समिति देखने को आपको मिलता है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, तरह तरह की समितियां हैं। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय राजस्थान के नागौर से पंचायती राज को 2 अक्टूबर को स्टार्ट किए 1959 को। ठीक, लेकिन वो क्या था, एक इनिशियल बेसिस पे था। उससे पंचायती राज की संरचना तो खड़ी हो गई, लेकिन पंचायती राज का जो मूर्त रूप है वो प्रदान संवैधानिक रूप से कब हुआ, तो 1992 के अधिनियम को 1993 को मूर्त रूप प्रदान किया गया। हम वहीं से पृष्ठभूमि को शुरुआत करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पेपर को लिखिएगा, अच्छे से पेपर को सॉल्व कीजिएगा। पहले पृष्ठभूमि को समझिए और उसके बाद इसको देखिए। ये 2024 में जो अमेंडमेंट आया है ये कब की बात है, तो ये है बच्चों, ये 3 दिसंबर की बात है। ये कब लॉन्च हुआ राजपत्र में, 3 दिसंबर 2024 को अध्यादेश के माध्यम से राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया। चूंकि अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे 2024 में आ गया भाई, और सर तो बता रहे हैं 1993। ठीक है, तो 24 अप्रैल की बात आपको बताऊंगा, इसकी कहानी पे मैं लेके जाऊंगा। पहले आप सुनिए, आधा घंटा अगर लग भी जाता है आपका तो कोई बुरा नहीं। ये 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है। अधिनियम 1992 है लेकिन लागू 93 से है, तो आपको इस बात को समझना है। 1993 का अधिनियम हम लोग कहते हैं और ये 3 दिसंबर 2024 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, मतलब ये लागू हो गया। अब ये दोनों डिफरेंसेस को आपको देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले पंचायती राज गठन के लिए हमारे सामने बात आई कि भाई पंचायत को क्या दिया जाए, स्वायत्तता दिया जाए, पंचायत को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, दर्जा दिया जाए और उसे स्वायत्तता दिया जाए कि वो पंचायत में अपने हिसाब से अपने कानून बना सके, अपने नियम बना सके। तरह तरह की बातें यहाँ पे आई। ठीक, फिर उसमें आरक्षण का प्रावधान डाल दिया गया कि इसके आरक्षण के तहत राज्य क्या कर सकता है, इसमें परिवर्तन करके एसटी के लिए ये, ओबीसी के लिए ये, एससी के लिए ये आरक्षण का प्रावधान करता है। याद रखेंगे, ध्यान से समझ रहे हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत में अगर मैं लेके जाऊं लोकसभा से लेकर के, तो लोकसभा में ये पारित कब होता है, 22 दिसंबर को, और उसके बाद में राज्यसभा में ठीक अगले दिन ये पारित हो जाता है 23 दिसंबर को। ठीक, ये 2 डेट आपको जानबूझ कर मैं बता रहा हूं कि लोकसभा में पारित कब होता है, 22 दिसंबर। ठीक, अब 22 दिसंबर को ये लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में ये पारित कब होता है, अगले दिन 23 दिसंबर। ये 2 डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये 1992 का अधिनियम था, 1992 का, क्योंकि कानून तो अभी बना नहीं है ना, अभी कानून बना नहीं है, तो ये 1992 का अधिनियम था। तो 1992 को 22 दिसंबर को लोकसभा में ये पारित हुआ। ठीक, मतलब वहां से अप्रूवल हुआ और राज्यसभा में 23 दिसंबर को अगले दिन अप्रूवल हुआ। अब मैटर ये आता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने
राष्ट्रपति के पास गया, तरह तरह का संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, दुनियादारी हुई। फिर उसके बाद में देखते देखते दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना गुजर गया और ये तकरीबन ठीक 3 महीने बाद 20-22 तारीख के आसपास में, देखो 20-22 तारीख दिख रहा है ना यहाँ पे, ये गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने इस पे 20 तारीख को हस्ताक्षर कर दिया। कब? 20 अप्रैल को। अब ये डेट बदल के 1993 हो गया। राष्ट्रपति ने इस दिन क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन केवल हस्ताक्षर होते ही कानून लागू नहीं होता है बच्चों, जब तक कि वो राजपत्र में प्रकाशित ना हो जाए। राजपत्र में प्रकाशित हुआ फिर 24 तारीख से, और 24 अप्रैल को फिर इसी दिन से ये पंचायती राज अधिनियम हमारे पास में लागू हो गया। कब से? 24 अप्रैल से। माफ़ करना दोस्तों, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, सरल तरीके से बताऊंगा। जो यहाँ के साहित्य में लिखा है वैसे कठिन वर्ड में नहीं समझाऊंगा। तो ये बेसिक जानबूझ के मैंने आपका लुक ओवर किया है, पुराने कंटेंट पे, पुराने फैक्ट पे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब ये कानून बन गया बच्चों, तो हुआ क्या कि ये किस संविधान के किस भाग में इसको शामिल किया गया और क्या अनुच्छेद नाम दिया गया, क्या आर्टिकल नाम दिया गया। पहले हम इसकी बेसिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, उसके बाद में हम आगे की बातों पे यहाँ पे आएंगे। पहले इधर को जानेंगे, बेसिक इतिहास को जानेंगे। थोड़ा सा हॉनेस्ट होकर समय दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पहले समझिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। और ये जो अमेंडमेंट होते हैं, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, राज्य कुछ भी इसमें अमेंडमेंट कभी भी कर सकती है, 2025 में कुछ और कर सकती है। अब यहाँ पे ये हो गया, तो इसको कहा गया कि इसे हम किस में डाल देते हैं? तो भाग 9 पे डाल देते हैं। भाग 9 पे इसे शामिल कर दिया गया, और भाग 9 पे शामिल करके इसमें ये बातें साबित किया गया कि ये 243वां अनुच्छेद का ए से ओ तक का अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आएगा। किसमें? 243 आर्टिकल या अनुच्छेद में ए से ओ तक का पूरा अनुच्छेद को इसके अंतर्गत में समाहित कर दिया गया। तो इतनी बेसिक बात आपने जान लिया। अब भाग 9 भी संविधान में पूछ देता है, और पंचायती राज अधिनियम का अनुच्छेद भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये बात आया कि ये तो भाग 9 हो गया, कौन सी अनुसूची? जैसे 12वीं अनुसूची अब तक अपन जानते हैं, 22 भाग तक जानते हैं, वैसे ही इसको किस अनुच्छेद सूची में स्थान दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा कि इसे 11वां अनुसूची में स्थान दिया गया। और 11वें अनुसूची में स्थान देने के बाद में इसमें बताया गया, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं इसको कुछ सेकंड के लिए मैं मिटा देता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे भाग 9 तक तो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको समझना ये है कि इसे किस में डाला गया, किस अनुसूची में? तो इसे 11वीं अनुसूची में डाला गया, ठीक है, 11वीं अनुसूची में डाला गया। और 11वीं अनुसूची में डालने के बाद में टोटल 29 विषय इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए। इतना समझ आया? तो ये बेसिक पृष्ठभूमि हुई। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को, जिसमें प्रेसिडेंट इस पे हस्ताक्षर करता है 20 अप्रैल 1993 को, और लागू 24 अप्रैल को हो गया। तथा संवैधानिक प्रावधान में अगर नजर डालें, क्योंकि पेपर में पूछता है, तो भाग 9 में गया और 243 अनुच्छेद के ए से ओ तक गया, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय के साथ में ये कानून बन गया। अब ये हो गया आपका चरण नंबर 1, स्टेप 1 हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग जाएंगे स्टेप 2 पे, चरण नंबर 2 पे या द्वितीय चरण पे। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं मूल मुद्दे के बाद, फिर उसी का संबंध हम लोग उधर जोड़ेंगे 24वां संविधान संशोधन से। ठीक, चलिए कम टू द पॉइंट। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है आपको, और इसी पे आपका आधारित है। ये ग्राफ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये ग्राफ को थोड़ा समझना है आपको। 1 मिनट, देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको समझाने के लिए एक ग्राफ को मैंने डिजाइन कर दिया। ठीक,
अब मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए डिज़ाइन तो किया हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हिस्सा यहाँ पे मान लीजिए और एक हिस्सा यहाँ पे मान लीजिए। पंचायती राज संस्था में 3 प्रमुख चरण, 3 खंड देखने को मिलते हैं, 3 स्तर देखने को मिलता है। पहला जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाता है ग्राम पंचायत का स्तर। क्या कहलाता है ये? ग्राम पंचायत। मतलब यहाँ जो संस्था है वो क्या है? एक ग्राम पंचायत की संस्था है, सबसे निचले स्तर पे, निचले चरण पे। फिर इसके ऊपर की जो संस्था है बच्चों वो कहलाता है क्या? जनपद पंचायत। जनपद पंचायत, ये ब्लॉक वगैरह इसी में खंड पंचायत, जनपद पंचायत जो आपको कहना है। और ये ऊपर में आता है आपका जिला पंचायत। क्या आता है बच्चों? जिला पंचायत, ग्राम, जनपद और जिला। अब इतनी बातें हमने जाना, तो ये पंचायती राज के संरचना में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में क्या नाम दिया गया, कैसा नाम दिया गया, ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया जो पदाधिकारी होंगे ग्राम पंचायत के 3 प्रमुख पदाधिकारी होंगे। पहला जो पदाधिकारी होगा वो होगा पंच होगा, जिसको वहां के वार्डों के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। पंच के बाद में क्या होगा? उप सरपंच होगा, पंचों में से एक। और तीसरा होगा सरपंच, जो वहां पे गांव के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक वैसे ही बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट का प्रभाव दिखने को मिलेगा, लेकिन पहले बेसिक से समझिए और आगे बढ़िए। ठीक वैसे ही इसमें क्या होगा? 3 चीज हमने यहाँ पे देखा। ठीक 3 पदाधिकारी जनपद में और जिला में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पंच था वैसे ही यहाँ पे, इसका कलर कोडिंग में चेंज कर देता हूँ, वैसे ही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये जनपद पंचायत का सदस्य हो जाएगा, जनपद पंचायत सदस्य। और जनपद पंचायत सदस्य के ऊपर में ही उपाध्यक्ष, इन्हीं में से बीडीसी आप बोलते हो ना, जनपद पंचायत सदस्य, फिर उपाध्यक्ष। और उसके बाद में जनपद पंचायत के ऊपर कौन बैठेगा? जिला पंचायत। लेकिन यहां पे भी तो एक अध्यक्ष दिखेगा, तो सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हो गया। ठीक वैसे ही जिला पंचायत में भी आपको यहां पे कुछ पैमाने देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पे भी सदस्य होंगे। ठीक, सदस्य के ऊपर उपाध्यक्ष होंगे जिला पंचायत के, और यहां पे भी क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। अब गेम यहीं पे चालू होगा जो अमेंडमेंट की बात आई थी उसकी। ठीक, हमने क्या कहा था कि ग्राम पंचायत में जब भी बात आएगी तो ये प्रावधान का संबंध किससे है? इस प्रावधान का संबंध है बच्चों आरक्षण से। किससे? रिजर्वेशन। पंचायती राज के आरक्षण से संबंधित है ये पंचायत की व्यवस्था, चाहे आप ग्राम में देखें, चाहे जनपद में देखें, चाहे जिला पे देखें। तो पुरानी व्यवस्था क्या कह रही है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इस बात पे मैं यहाँ पे आपके पृष्ठभूमि पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए, इसके बातों को समझने के लिए आप पहले क्या व्यवस्था थी उसको जान लो, फिर उसके बाद में लेटेस्ट से उसको जोड़ देना। ठीक, जब इस व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था बच्चों, ठीक है, जब ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, उसी दिन हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक, तो एसटी और एससी, ओबीसी और महिलाओं को, इनको आरक्षण दिया गया ये तीनों चरण पे, तीनों स्टेज पे। ठीक है, तो उसी की ही बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें कहा गया कि जो एससी होंगे, है ना, या एसटी होंगे, इन्हें कैसा आरक्षण दिया जाएगा? तो इन्हें आरक्षण का प्रारूप दिया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में। क्या बोला गया बच्चों? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए हम। एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ये प्रावधान पहले भी था और ये प्रावधान अभी भी है। ठीक, इतनी बातें क्लियर? ये पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, अब ये तो हो गया एसटी और एससी की।
अब बात करते हैं महिला की। किसकी बात करते हैं? मान लीजिए अभी मैं बात करता हूं, ये एसटी एससी हो गया, अब यहां पे बात करता हूं मैं महिला की, फिर आएंगे ओबीसी में अपन। महिला की, जब पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया बच्चों, संपूर्ण भारत में प्रारंभिक इनिशियल दौर पे 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। ध्यान से समझिएगा, जब भारत में बात करूं तो भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ जो था हमारा सीजी एकलौता स्टेट था जो महिलाओं को अकेले 50% का आरक्षण दे रहा था। और अभी भी महिलाओं को इन्हीं पूरे चरणों में, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में 50% का आरक्षण दे रहा है। यहाँ चाहे सरपंच, उप सरपंच, पंच की बात हो, चाहे सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात हो, ये आरक्षण का स्लेब वैसे था वैसे है। अब बात कहां पे आएगा? बात को यहां पे समझना प्रिय बच्चों, बात आएगा ओबीसी की। अब यहीं पे पूरा गेम आपको समझना है, पूरा कंप्लीट ध्यान से समझिए बच्चों, एकदम इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपको इतना मेहनत कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो मेरा प्रयास है कि मेरे पूरे क्लास का सार अगर एक बच्चे को भी समझ आए तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। क्यों? आपका जीवन बनेगा, क्योंकि गुरु जो होता है हमेशा अपने बच्चों को चाहता है कि वो उससे आगे बढ़े। जैसे रेलवे में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, है ना, इंजीनियर हूँ, आप जान रहे हो, तो उसके अलावा 6 पीएससी मेंस मैंने लिखा है ना, पीएससी में 140 पर रैंक मैंने लाया है, 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, पीएससी, व्यापम, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप सी, एनटीपीसी, है ना, या आप चाहें तो एसआई, टीचर, असिस्टेंट टीचर, सबका कोर्स हमारे पास है। पहले टीचिंग स्किल देखिए, समझाने का तरीका देखिए, और जो राजपत्र निकाला है 2024 वाला वो आपको समझ नहीं आएगा, सबसे देहाती और सबसे सरल भाषा में बताया हूं। देखिए अब यहां पे ओबीसी के लिए बात आता है कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जगह में, चाहे आप कोई भी चरण उठा लो, कोई भी जगह उठा लो, कोई भी ब्लॉक उठा लो, कोई भी जगह उठा लो, कोई भी जिला, कोई भी राज्य उठा लो भारत का, लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम संविधान में क्या दिया है, पंचायती राज को राज्य सूची का विषय दिया है, तो राज्य इस पे अपना कानून बना सकता है। तो पहला इनिशियल कानून को समझो, एसटी और एससी जनसंख्या अगर 50% से कम है, पहले क्या प्रावधान था कि एसटी और एससी की जनसंख्या बच्चों 50% से कम है तो 25% आरक्षण ओबीसी को दे होगा। तो ये बात को समझो, क्योंकि पहले क्या था और अब क्या था, यहीं पे डिफरेंस को यहां पे आप बैठा देना। ओबीसी के लिए यहां पे बैठेगा, यहां पे और यहां पे, तो पहले और अब, ठीक, दोनों बातों को अब आपको यहां पे समझना है बच्चों। तो ओबीसी के लिए कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी चरण में एससी और एसटी इन दोनों को शामिल करके ना, स्लैश मत समझना, दोनों को मिला के, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इन दोनों को मिला के कंडीशन नंबर 1, केस 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा ना, एससी या एसटी की जनसंख्या अगर दोनों को मिला करके उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का, समझना आप बात को, एससी प्लस एसटी की जनसंख्या उस क्षेत्र के कुल जनसंख्या के, चाहे आप ग्राम पंचायत में उठाओगे तो गांव की जनसंख्या से काउंट होगा, जनपद में उठाओगे तो जनपद की कुल जनसंख्या से, जिला में उठाओगे तो जिला के कुल जनसंख्या, समझना बात को, ठीक है। तो वहां पे एसटी एससी जनसंख्या 50% से कम है। पुराना प्रावधान क्या बोल रहा है कि इसकी जनसंख्या कितनी है, 50% से अगर कम हो, यहां पे एक देखो परंतुक शब्द मैं जोड़ दिया, कम हो, 50% से कम हो, तब ओबीसी को कितना परसेंट, 25% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाएगा। ये क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया ओबीसी के केस में।
क्या हो गया, एससी एवं एसटी की जनसंख्या 50% से कम है तो 25% का आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। ये हो गया पुराना केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, इस बात को समझो। केस नंबर 2 क्या कहता है उस बात को समझो। मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में रखता हूं और आपके लिए जगह बनाता हूं। देखिए केस नंबर 2 को यहां पे समझना है बच्चों। ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अब आपको यहीं से आगे एरो बढ़ा के मैं क्या कर रहा हूं, ये बनाया मैंने इसको पॉइंट नंबर 1, अब इसे मैं बनाता हूं पॉइंट नंबर 2। चलिए मैं इसको थोड़ा यहां पे बना देता हूं। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से समझिए। अगर एससी और एसटी की जनसंख्या 50% से ज्यादा होगी, मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, ओबीसी के आरक्षण के संबंध में कि उस क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत में, उस जनपद पंचायत में, उस जिला पंचायत में, उस जगह पे जो टोटल मेंबर जो लोग हैं उसके जनसंख्या के अनुपात में अगर हम देख रहे हैं कि एससी और एसटी दोनों को मैं जोड़ो के कह रहा हूं, दोनों को मिला के इसकी जनसंख्या, इसकी पॉपुलेशन अगर क्या होगा 50% से अधिक है, मान लो भाई, ये पुराना बता रहा हूं ना, ये पॉइंट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 से भी ज्यादा बलवाची अगर कोई चीज है तो पॉइंट नंबर 2 है, और पॉइंट नंबर 3 भी आएगा वो भी इससे ज्यादा बलवाची होगा। अर्थात उसके वाचन में, उसके शब्दों में तीनों स्टेटमेंट से ज्यादा बल इस पे पड़ेगा। कैसे, ध्यान से समझिए। एससी और एसटी की जनसंख्या उस क्षेत्र के, उस पंचायत के क्षेत्र से 50% अधिक है मान लो, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, तब यहां पे उस केसेस में ओबीसी का जो आरक्षण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए। पॉइंट नंबर 1 बोला 50% से कम है तो ओबीसी को 25% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, 25% मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला बात आ गया। क्योंकि एसटी एससी कम है अर्थात वहां पे ओबीसी ज्यादा होगा या जनरल समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, तो भी किसी भी स्थिति में ओबीसी को कम से कम एक पक्ष को आरक्षण मिलेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कहता है बच्चों, एससी एसटी की जनसंख्या 50% से अगर अधिक निकल गई तो ओबीसी की आरक्षण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 को समझो, बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से समझो, क्योंकि बाद में आपको कोई इतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाएगा। समझिए बात को, क्योंकि जो सरकारी पेपर आया है वो कठिन टर्म में दिया है और मैं नहीं चाहता आप उसमें फंसो, इसीलिए मैं आपको यहां पे इसको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 को यहां पे अब आपको समझना है। अब भैया क्या हुआ, यहीं पे खेला होगा, यहीं पे पूरा काम, जो ग्राफ मैंने वहां पे बताया था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, यहां पे मैं आपका चालू कर रहा हूं किसको, 2024 3 दिसंबर को जो राजपत्र में प्रकाशित आया, यही अमेंडमेंट को मैं ला रहा हूं, यही अमेंडमेंट को, यही संशोधन को आपके बीच में बता रहा हूं। ध्यान से समझिए, पॉइंट टू रिमेंबर, इससे भी ज्यादा बलवाची इसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये वर्तमान में क्या अमेंडमेंट हुआ जो ओबीसी आरक्षण के लिए इतना आतुर है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस बार नया प्रावधान क्या आ गया, देखिए 3 दिसंबर 2024 से ओबीसी आरक्षण में बदलाव हो गया। ये केस नंबर 3 में देखेंगे, एकदम क्लियरली है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाँ पॉइंट नंबर 3 पे एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। अब 3 दिसंबर के बाद में एक नया सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, एक अध्यादेश पारित किया राज्यपाल के माध्यम से। अध्यादेश में सीधा सीधा लिख दिया गया ऐसा ऐसा बात है, अब आरक्षण का व्यवस्था ये हो गया। अब देखिए एसटी एससी की जनसंख्या के अनुपात में उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे समझिए बात को, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एसटी एससी की जनसंख्या के अनुपात में उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना एसटी एससी का उस क्षेत्र में पॉपुलेशन है। ओबीसी के लिए जब बात आएगी, ये नए अमेंडमेंट के हिसाब से बता रहा हूं ना, देखिए नए अमेंडमेंट में पॉइंट नंबर 1 को आप समझो,
पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि एससी या एसटी का जो आरक्षण है वो तो सेम रहेगा ही, किस पे आधारित रहेगा, पॉपुलेशन पे या जनसंख्या पे। ठीक है, ये है 2024 की बात। लेकिन पॉइंट नंबर 2 को भी इसमें समझिए कि इस तीसरे केस में इस अमेंडमेंट में क्या बात आ रहा है कि अगर एससी और एसटी की जनसंख्या को मिला दें या उसकी कुल आरक्षण को, क्योंकि उनका आरक्षण जनसंख्या पे आधारित है, तो एससी या एसटी की जनसंख्या या एसटी या एससी की आरक्षण 50% से कम हो, मान लो, मतलब ये वाले केस की बात कर रहा है कि एससी एसटी 50% से अगर कम हो गए, मान लीजिए, तो पॉइंट नंबर 2 को देखो, अगर एससी या एसटी 50% से क्या हो गया, कम हो, तो क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह मैं लगा दिया आपके लिए, आप मत लगाना, खाली नोट कर लेना। मान लो ऐसा हो गया कि 50% से कम हो, तो ओबीसी को क्या आरक्षण मिलेगा। क्या ओबीसी को यहां पे 25% हम देते थे, यहां पे देखो, यहां पे हम 25% देते थे, क्या ओबीसी को 25% देंगे? नहीं। ऐसे स्थिति में संशोधन कहता है कि एससी एसटी आरक्षण की बात जब आती है तो उनका तो एज इट इज सेम है भैया, जितना पॉपुलेशन उतना आरक्षण, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों में। लेकिन ओबीसी की स्थिति में एससी एसटी अगर 50% से कम हो गए तो उस स्थिति में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें लिख लो, तो ओबीसी को क्या होगा, 50% से कम है तो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। किस पे मिलेगा? अनुपात में। परंतु पॉइंट नंबर 4 आप इसमें याद रखो, किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण उस ग्राम पंचायत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? मैक्सिमम कितना परसेंट रहेगा बच्चों? तो मैक्सिमम 50% तक रहेगा। एकदम क्लियर हो गया है ना? किसी भी स्थिति में मैक्स टू मैक्स उस पंचायत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए कुल आरक्षण। समझ गए? पॉइंट नंबर 4 को फिर से दोहरा रहा हूं, अगर यह संविधान संशोधन कहता है कि एससी एसटी की आरक्षण जनसंख्या के आधार पे जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा, जितना जनसंख्या उतना आरक्षण। लेकिन अगर 50% से इनकी जनसंख्या कम हो तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। अब इसको समझो एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये पॉइंट समझ गए ना? ये पॉइंट समझ गए? वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो और एकदम शानदार तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि बार बार आपको ये चीजें कोई समझाएगा नहीं। ठीक है? देखो, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल पे समझाना चाहता हूं कि भैया पॉइंट नंबर 4 हमको समझा दो सर, हमको समझ नहीं आया पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। मान लो आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया, अब मैं क्या करूंगा, आपको पॉइंट नंबर 4 को समझाने के लिए मान लीजिए मैं ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की बात करता हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक, चलिए ग्राम पंचायत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो ये जैसे ग्राम पंचायत में हमने केस देखा, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर उस स्थिति में वहां पे एसटी एससी की जनसंख्या, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, एससी एसटी की जनसंख्या 50% से कम है तो ओबीसी को क्या होगा, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। लेकिन ये कब बोल रहा है? अगर 50% से कम हो तो एससी या एसटी को आरक्षण तो मिलेगा, परंतु अगर उनकी जनसंख्या 50% से कम हो तो शेष जो आरक्षण है, शेष वो ओबीसी की कैटेगरी में चला जाएगा, ओबीसी के खाता में चला जाएगा। और यहां पे याद रखना, किसी भी स्थिति में 50% से अधिक का आरक्षण नहीं दे होगा। अब मान लीजिए कि हम इस ग्राम पंचायत में, मान लीजिए ये ग्राम पंचायत है, एक एग्जांपल से समझिए। इस ग्राम पंचायत में चुनाव होना है,
ठीक है। और 2024 का नया आरक्षण रोस्टर इस पे लागू हो गया। 2024 में जो अमेंडमेंट 3 दिसंबर को जो आए हैं। अब यहां पे एसटी एससी का एक एग्जांपल ले लो। एससी एसटी का जो सीट है यहां पे एसटी एससी का, मान के चलिए बच्चों यहां पे उनकी जनसंख्या का अनुपात है मान लो 20%। तो यहां पे 30% आरक्षण कहां चल देगा? ओबीसी के खाते में चल देगा। लेकिन कैसे जाएगा? मैंने क्या कहा? जनसंख्या के अनुपात में। क्या बोला मैं? जनसंख्या के अनुपात में। इधर मैंने बोला था ना लास्ट में, तो पूरा 30% नहीं जाएगा। अब कैसे नहीं जाएगा? दो केसेस की बात करते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने कहा कि एससी या एसटी को मिला 20% उस क्षेत्र में, तो 30% ओबीसी के खाते में चल देगा। लेकिन कब जाएगा? जब उतने पॉपुलेशन उसके पास में होगा, 30% के लायक होगा। मान लो इसी को केस नंबर 2 के रूप में समझते हैं। मान लो ये हो गया केस नंबर 1 एग्जाम्पल का। अब केस नंबर 2 देखते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 में हम क्या बात करते हैं? 2 को समझिए इस बात को कि किसी कंडीशन पे मान लो एससी या एसटी इनका आरक्षण है मान लो 20% वहां पे पॉपुलेशन है, बच गया 30%, क्योंकि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी की जो जनसंख्या है वहां पे ओबीसी की जनसंख्या है मान लो 15% मान लेते हैं, तो 30% इसको थोड़ी देंगे। यहां पे आरक्षण इसको दिया जाएगा मात्र 15%। तो टोटल आरक्षण कितना हुआ? 35% ही वहां पे आरक्षण है, बाकी सामान्य के कोटे में। समझ रहे हो? जनसंख्या होनी चाहिए उसके पास, ये नहीं कि लेकिन किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने बोला है ना? तो उसी चीज को आपको समझो, इस 2 एग्जांपल से समझ लो कि एससी एसटी का अगर मान लो जनसंख्या का अनुपात 20% निकल रहा है, जनसंख्या का प्रतिशत, तो 30% ओबीसी को चला जाएगा। कब? जब उसके पास 30% का पॉपुलेशन होगा उस जगह में। मान लो 100 लोग रहते हैं उदाहरण के लिए, 20 लोग एससी और एसटी हैं, 30 लोग वहां पे क्या हैं? ओबीसी हैं। तो उस केसेस में वो एरिया का 50% तो मैक्सिमम पूरा हो गया, तो आरक्षण रोस्टर कंप्लीट, क्योंकि जनरल को आरक्षण तो है नहीं, वो तो अनारक्षित है। कुछ सीटें अनारक्षित हो जाएगी, कुछ वार्डों की संख्या। लेकिन किसी भी स्थिति में दूसरे गांव में अपन देख लेते हैं कि 20% एसटी एससी है और वहां पे 100 लोगों में 20 लोग एससी एसटी हैं और वहां पे ओबीसी मात्र 15 लोग हैं 100 लोग में। तो किसी भी स्थिति में 35% से ज्यादा आरक्षण उसको अपन यहां पे नहीं दे सकते, क्योंकि पॉपुलेशन ओबीसी का कम है, 15% है। और मान लो एक नया केस ले लेते हैं, इसको छोड़ दो, एक नया केस मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपने कहा कि सर कुछ नया एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। मान लो एक जनपद पंचायत है। क्या है? जनपद पंचायत है। अपन ने ग्राम पंचायत का देख लिया, जनपद पंचायत में भी देखते हैं भाई, क्योंकि वहां पे भी तो सदस्य होंगे ना, जनपद पंचायत सदस्य, उसका भी तो वहां पे चुनाव होगा। तो अब इनका क्या करना है? हमको जनपद पंचायत सदस्य का इलेक्शन करना है। ठीक है, जनपद पंचायत में 3 स्तर, अब मतलब आपको भी यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले सदस्य का चुनाव होगा, फिर उसके बाद में इन्हीं लोग अपने बीच से एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, है ना। अब उसके बाद एक अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आरक्षण लागू होगा, मान लो कुल सीट है कितना, मान लेते हैं कि समझा रहा हूँ मैं ऐसे 100 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 100 इतना दे दिया, और एससी या एसटी कुल मिला करके मान लो यहाँ पे 40% निकल गए। और यहाँ पे ओबीसी की जो पॉपुलेशन है उस जगह पे, ठीक है, पॉपुलेशन कितना है? मान लो वहाँ पे ओबीसी की पॉपुलेशन है 30%। तो ऐसा नहीं कि इसको 40 दिया तो इसको 30 देके 70% आरक्षण नहीं देगा। किसी भी स्थिति में मैक्सिमम लिमिट है कितना? 50%। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 40 इसको देगा, किसको? एससी को, एससी एसटी को, और ओबीसी को 10 दे देगा, ओबीसी को 10। लेकिन तब क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही हमारा 50 है ना यहाँ पे, किसी भी स्थिति में इस बात को याद रखना। तो ये केसेस को बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है, बहुत सरल वे पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। मैं चाहता तो आपको किताबी माध्यम से भी समझा सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया है कि चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद का, चाहे जिला का, आपको वही रूल अपनाने हैं। और याद रखना, महिलाओं को आज भी 50% वहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है, तभी तो
समझना है ना आपको इस चीज़ को, ठीक है। महिलाओं का 50% का आरक्षण पहले भी था, आज भी है, और उसके बाद में बचा हुआ जो है आपको उसी में पूरा लड़ना है, ठीक है। तो देखो ये पूरा कैटेगरी को समझो, और यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने बोला है सबको नोट कर लो, जैसा जैसा वीडियो में बताते गए हूँ पॉज करके। या आप अगर चाहते हैं कि इस चीज़ की आपको PDF मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ें, आपको वहाँ पे भी इसका PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ मैंने समझा दिया है कि भारत में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है जब इसको चालू किया, फिर 50% हम दे रहे हैं, फिर ये केस 25% OBC को मिलता था पहले, केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर 50% से ज़्यादा जनसंख्या है इनकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, तो OBC का आरक्षण शून्य हो जाएगा उस जगह में। तीसरा केसेस भी मैंने बताया कि जो संशोधन हुआ है वो ये संशोधन हुआ है, SC ST के लिए सेम आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में। SC ST 50% कम हो गया तो उस स्थिति में OBC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इसी शब्द को मैं बोल रहा था, जनसंख्या के अनुपात को ध्यान देना है, लेकिन किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा समझाने का, एनर्जी देने का यही मतलब था बच्चों कि आपसे गलती ना हो। हालांकि गलतियां तो सबसे होती हैं, किससे गलती नहीं होती, लेकिन हमको प्रयास करना है कि हम अपने स्तर पे सही करने का कोशिश करें, ठीक है। हम अपने लेवल पे ये सारी जानकारी मैंने बताया आपको, मैंने किसी भी प्रकार की कमी नहीं किया है। अब लास्ट में मैं अपने कोचिंग का प्रचार करूँगा, मैं अपने बच्चों को बताऊँगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स लेना है तो बच्चों आप 9575204321 पे इसमें क्या करें, व्हाट्सअप कर दें। और याद रखेंगे बहुत अच्छे से मैंने छत्तीसगढ़ की क्लासेस को बहुत अच्छे से समझाया है। PSC, व्यापम, SI, NTPC, रेलवे, टीचर, असिस्टेंट टीचर सबकी क्लासेस दे रहा हूँ। 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं। मैं खुद PSC में 140वां रैंक लाया हूँ, 6 मेंस लिखा हूँ, वर्तमान में इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं इस क्लासेस से इतना सेटिस्फाई हूँ, क्लासेस भी मेरा ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी खासी, ना नौकरी की ज़रूरत नहीं समझ लो। लेकिन ये है कि हाँ, जो चीज़ मैंने बताया बहुत काम का चीज़ बताया हूँ, रिविज़न करें, ठीक। और प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। इसमें आपको कोई भी क्लास मिल जाएगा, आप इसमें बस व्हाट्सअप कर दें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ ही समय पे मैं नगर पालिका के भी अमेंडमेंट को अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। जय हिंद, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मनोबल कमज़ोर ना करें, क्योंकि मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है। तो मन से जीतने की कोशिश करें, मन से हार के क्या फ़ायदा। लोग तो आपका मनोबल गिराएंगे ही गिराएंगे, लेकिन आप क्या करें, अपने दम पे उठने की प्रयास करें, है ना। अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे चीज़ों पे काम करें। पंचायती राज संशोधन का ये जो चीज़ें बताया हूँ है एकदम छोटा सा ही चीज़, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको डिटेल में जानबूझ के बताया हूँ ताकि आपको मैं रिकॉल करा सकूँ, आपको चीज़ों को याद दिला सकूँ, है ना। है कुछ नहीं, ये चीज़ें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन है भी और नहीं भी, समझ लो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें मन लगा के।